हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 और 21 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम इसे ये भी बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों कल का जो हमने आयोग पढ़ा था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उसमें हमारे हाथ एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, जिसको मैंने मैसेज को पिन भी कर दिया था कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो भाग 14 में है। तो यहाँ पर गलती से मेरे हाथ 4 टाइप हो गया था और मैंने वही बता दिया था, तो आपको ये करेक्ट कर लेना है भाग 4 में। बाकी मैं मतलब पूरा यहाँ पर ध्यान रखता हूँ, बाकी ये यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। अब दोस्तों हम यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं जिनमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती रहती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ये कि संवैधानिक निकाय क्या होती है, गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है, और गैर सांविधिक निकाय क्या होती है, और संवैधानेतर निकाय क्या होती है। उसके बाद में वैधानिक संस्था या निकाय क्या होती है, यह हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों सिंपल सा है यहाँ पर कि संवैधानिक निकाय जिसका वर्णन संविधान में है, आपको सिंपल से यह याद रखना है कि जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक निकाय है, और जिसका वर्णन संविधान में नहीं है या फिर संसद द्वारा पारित किसी नियम अधिनियम में भी नहीं है तो उसे कहेंगे गैर संवैधानिक कहेंगे, और गैर सांविधिक कहेंगे, और संविधानेतर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये है नीति आयोग, तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक है ना गैर संवैधानिक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये हो गया ना तो भारत के संविधान में ना ही संसद द्वारा उसका वर्णन किसी अधिनियम में किया गया है, जैसे कि नीति आयोग, ये आपका हो गया। उसके बाद में यहाँ पर समझते हैं कि वैधानिक संस्था क्या होती है। तो जिसका वर्णन संविधान में ना हो बल्कि किसी विधि कानून में हो तो उसे कहते हैं वैधानिक संस्था, यानी वैधानिक या विधि का मतलब ही होता है कानून, है ना। जैसे कि यहाँ पर है मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर। तो देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमने कल पढ़ लिया था। अब दोस्तों हम यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसका जो संविधान में वर्णन है वो है भाग 5 में, और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है। उसके बाद में यहाँ संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। अब जो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या होता है, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का ये मुखिया होता है। अब दोस्तों इसके कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महालेखा परीक्षक इस पद का सृजन हुआ था, और उस टाइम का जो समय था वो था 1857। अब 1857 में हम पहुंच चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कैसे कैसे इसके जो व्यवस्था है वो कैसे कैसे अभी तक वर्तमान में कैसी व्यवस्था है, वो पहले कैसी व्यवस्था थी, और कैसे इस पद का सृजन हुआ, तो वो हम कहानी समझ रहे हैं। 1857 की बात है, उस टाइम थे लॉर्ड कैनिंग और महालेखा परीक्षक पद का उन्होंने सृजन किया था। सर्वप्रथम ये जो पद है वो कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत में महालेखा कार कार्यालय बना था। अब देखिए 1857 में ये पद बन गया। उसके बाद में 1858 में भारत में महालेखा कार कार्यालय बनाया गया था। जिसके बाद में बात करते हैं नाम परिवर्तित कर। अब देखिए इसका जो पहले नाम था महालेखा परीक्षक नाम था, अब उसका नाम परिवर्तित कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम दिया गया था। ये दिया गया था दोस्तों 1866 में। तो एक एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, किसी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी यहाँ पर 1905 में। अब वैधानिक आयोग का दर्जा, यानी इसे वैधानिक आयोग का दर्जा कब दिया गया है, यानी इसे जो वैधानिक है वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये 1919 के अधिनियम द्वारा सरकार के नियंत्रण से इसे मुक्त किया गया था और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। और संवैधानिक दर्जा मिला था 1950 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। संवैधानिक दर्जा कब मिला है दोस्तों, 1950 में। अब नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं कि संसद द्वारा अधिनियम पारित कर कार्यकाल एवं सेवा शर्तें निर्धारित, यानी संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत इनका कार्यकाल और सेवा भी निर्धारित की गई है। तो देखिए सेवा और कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया गया, तो ये विशेष फैक्ट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने आयोग पढ़े थे उसमें राष्ट्रपति निर्धारित करता था, बाकी यहाँ पर क्या है संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कार्यकाल और सेवा शर्तें। और ये सन भी ध्यान रखना 1953 में।
अब आ जाते हैं दोस्तों 1976 की बात कर लेते हैं। उसमें क्या हुआ था, जो केग है, केग को केंद्र स्तर पर लेखांकन से मुक्ति किया गया था, यानी केंद्र स्तर पर लेखांकन से यहाँ पर मुक्ति किया गया था। यानी बहुत सारे जो विवाद खड़े हो रहे थे कि यही मतलब लेखांकन भी करेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे और ऑडिटिंग भी यही करेंगे, तो बहुत सारे उसमें उस टाइम विवाद आ रहे थे। इसलिए ये केंद्र स्तर पर लेखांकन से इन्हें मुक्त किया गया है और केंद्र स्तर पे केवल लेखा परीक्षण का कार्य होगा। अब केंद्र स्तर पर केवल लेखा परीक्षण का कार्य होगा और राज्य स्तर पर दोनों कार्य करता है ये, यानी लेखांकन भी और लेखा परीक्षक का भी। यानी लेखांकन यानी ऑडिटिंग और लेखा परीक्षक यानी दोस्तों, लेखांकन यानी अकाउंटिंग और लेखा परीक्षक यानी ऑडिटिंग का कार्य। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लेखांकन यानी ऑडिटिंग, जैसे वित्त का हिसाब किताब रखना, तो ये होता है लेखांकन। तो ये केवल राज्य स्तर पर कार्य होगा, ये भारत मतलब कि केंद्र स्तर पर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग, यानी वित्त के खर्चों की जांच करना। लेखा परीक्षण करना, देखिए परीक्षण मतलब क्या होता है, जांच करना, तो ये लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग मतलब वित्त खर्चों की जांच करना, इसके तहत है वित्त खर्चों की जांच करना। यानी ये दो कार्य इसके महत्वपूर्ण है, लेखांकन और लेखा परीक्षण। अब ये जो है ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर करेगा। अब दोस्तों हम जो अब सब चीज समझेंगे तो अनुच्छेद के तहत ही समझेंगे, यानी आपको अनुच्छेद भी यहाँ पर याद हो जाएंगे, अलग से हम अनुच्छेद नहीं देखेंगे, अनुच्छेद के अंदर क्या क्या है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो सबसे पहला ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 यानी 148। तो इसमें क्या है कि एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों इसके संबंध में क्या क्या है, यानी आपसे पूछा जाए कि नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, या हटाया जाने या त्यागपत्र का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो 148, ये आपको आर्टिकल याद रखना है 148। अब दोस्तों नियुक्ति और शपथ की हम बात करते हैं, तो देखिए इनकी जो नियुक्ति है और शपथ है वो कौन दिलाएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति। तो नियुक्ति और शपथ से संबंधित कौन है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर। अब मंत्री परिषद की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी और शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। उसके बाद में संविधान में योग्यता वर्णित नहीं है, लेकिन शपथ और नियुक्ति का वर्णन है। शपथ और नियुक्ति का तो वर्णन है, बाकी इनकी योग्यता का वर्णन यहाँ पर नहीं है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं, इनका कार्यकाल निर्धारित है और एक बार नियुक्ति होने के बाद राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए हटाते किस प्रकार से हैं। अब हटाना या त्यागपत्र, तो देखिए हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। बाकी आपको ये समझना होगा कि हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है, उन पर महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रकार से इन्हें भी हटाया जाएगा। और उसका जो आधार होगा दोस्तों, उसके जो आधार की यदि हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर सिद्ध कदाचार व असमर्थता, यही आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब अगर ये आधार हुआ तो संसद की समिति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, यानी संसद की समिति जो समिति है तो उनकी सहमति होना यहाँ पर जरूरी है ना। तो ये सहमति है दोस्तों, तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक, सहमति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर कार्यकाल इनका जो है वो है 6 वर्ष से 65 वर्ष, जो भी पहले लागू हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की इनकी आयु हो जाए। अब वेतन, अब देखिए यहाँ पर वेतन, देखिए ये संसद द्वारा निर्धारित है। सेवा शर्तें, कार्यकाल, ये सब किसके द्वारा निर्धारित है, ये है यहाँ पर संसद द्वारा निर्धारित। बाकी के जो आयोग हमने पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित थे, तो इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैंने ये पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना ही यहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मिलता है, क्योंकि ये दोनों पद समान हैं। और संचित निधि पर भारित होता है। अब ये जो होता है ये संचित निधि पर भारित होता है। देखिए आप सभी को पता है संवैधानिक पद जितने भी हैं उनका जो वेतन और भत्ते हैं वो संचित निधि पर ही भारित होते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं, अब जो नेक्स्ट अनुच्छेद है 149। अब इसमें क्या है, जो केग है, केग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है इसमें। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं हेतु 1971 में महालेखा परीक्षक अधिनियम बनाया गया था। इनकी कार्य एवं शक्तियों को निर्धारित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए 1971 में महालेखा परीक्षक अधिनियम बनाया गया था। और देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर इसका नियंत्रण होता है। यानी देखिए कि
जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो ऐसा नहीं है कि केंद्र में अलग होगा, राज्य में अलग होगा, तो दोनों का ही एक ही होता है। यानी कि राज्य में अलग से कोई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होगा। यानी जो वित्त प्रणाली पर जो नियंत्रण है वो केवल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है, राज्य के लिए अलग से कोई नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधियों का लेखा परीक्षण यहाँ पर करते हैं। तो ये इनका कार्य है। और कार्य हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उनके निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण का लेखा परीक्षण भी करते हैं। यानी अगर उन्होंने निवेदन किया कि आप इसका भी लेखा परीक्षण कीजिए, तो वो भी वहां पर उन्हें करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय निकाय जो हमारे पंचायती चुनाव है, यदि उससे संबंधित भी अगर वित्त का लेखा जोखा की यदि बात आती है, तो वो भी कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करेंगे, यदि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति उन्हें कहें तो। अब उसके बाद में राष्ट्रपति को सलाह केंद्र और राज्य के लेखा प्रारूप किस रूप में रखे जाएं। यानी कि केंद्र और राज्य के लेखा जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया है उन्हें किस रूप में रखा जाए, तो इससे राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं। उसके बाद में कर और शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करते हैं। कर और शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन भी ये करते हैं, ये भी इनका कार्य है। अब दोस्तों और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि निगम जिनकी लेखा परीक्षा करते हैं, यानी कि जिनकी लेखा परीक्षा निगम करते हैं, जैसे कि दामोदर घाटी निगम, और उसके बाद में तेल एवं गैस प्राकृतिक निगम, एयर इंडिया, उसके बाद में इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, इनकी लेखा परीक्षा भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। उसके बाद में देखिए जैसे कि जो निजी पेशेवर अंकेशक होते हैं, तो उन्हें भी सरकार द्वारा मतलब केक की सलाह पर ही इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो ये कुछ निजी पेशेवर भी होते हैं, जैसे कि निजी पेशेवर अंकेशकों द्वारा अन्य निगम की लेखा परीक्षा की जाती है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम। अब देखिए इनकी जो नियुक्ति होती है सरकार के द्वारा की जाती है, और वो भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर की जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर किए नहीं जाएगा, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी जो परीक्षण है वो नहीं करता, यानी अंकेक्षण नहीं करते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम, इनके निजी पेशेवर अंकेक्षक ही इनका परीक्षण करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 150, इस पे हम आ जाते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक लाइन लिखी है मैंने, इसे समझ लेते हैं। केक का कर्तव्य राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्र तथा राज्यों के लेखांकन के लिए प्रपत्र निश्चित करना है। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 151 की यदि बात करते हैं, तो इसमें अंकेक्षण का प्रतिवेदन है, यानी जो अंकेक्षण का यदि प्रतिवेदन तैयार किया है तो वो किसे सौंपेंगे। तो देखिए जो लेखा रिपोर्ट होती है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है तो वो राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राष्ट्रपति संसद को देगा, और संसद क्या करेंगे, केंद्र की लोक लेखा समिति को देंगे, और वहां इनकी जांच करेगी कि ये जो बनाया गया है पूरा जो लेखा परीक्षण किया गया है तो ये सही है या गलत है या फिर क्या है। ठीक है। उसके बाद में उसी प्रकार लेखा रिपोर्ट जो राज्य स्तर पर होगी वो राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती है, ये भी ध्यान रखना है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो वहाँ पर दोनों की सहमति होगी। और यहाँ पर भी संसद में दोनों ही आ जाते हैं, लोकसभा भी आ जाते हैं और राज्यसभा भी आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ संसद लिखा है। अगर पर्टिकुलर लोकसभा लिखा रहता तो लोकसभा में ही आते। उसके बाद में राज्य की लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। अब यहाँ पर राज्य की लोक लेखा समिति जांच करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। देखिए ये 4 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं, इनकी रिपोर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति को देते हैं। विनियोग, वित्त लेखाएं और सरकारी उपक्रम लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो ये तीनों आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विनियोग, वित्त लेखाओं और सरकारी उपक्रम लेखा परीक्षण रिपोर्ट। अब यहाँ पर हमने कुछ नोटेबल फैक्ट लिखे हैं। ये हमारा यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि जो लोक लेखा समिति होती है उसे केग का यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मित्र, गाइड या मार्गदर्शक कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो रिपोर्ट सौंपते हैं राज्य केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो उनके लेखा परीक्षण की यहाँ पर जाँच की जाती है। तो ये इसीलिए इन्हें इनका मित्र, गाइड या मार्गदर्शक इन्हें कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो प्रथम केग थे, यानी जो प्रथम नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे वी नरहरि राव, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, तो इनके नाम भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में ये 14वें नंबर के हैं और इन्होंने जो अपना पद ग्रहण किया है वो किया है 8 अगस्त 2020, यानी ये अभी लेटेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यदि पद छोड़ने के बाद भारत व राज्य सरकार के अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, किसी भी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं जो भी भारत एवं राज्य सरकार के अधीन है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि दोनों सदनों में कोई मंत्री, दोनों सदन यानी लोकसभा चाहे राज्यसभा में कोई भी मंत्री केक का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, यानी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, ना उनके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेगा, ना तो उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेगा, ना प्रतिनिधित्व करेगा। अब आपको एक यहाँ पर कोटेशन याद रखना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि केक यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का प्रमुख अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। तो ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है और ऑप्शन में आपको दे देंगे कि ये लाइन किनके द्वारा कही गई थी। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला है यहाँ पर केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है, यहाँ जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है और इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, यानी ये अपने निर्णय खुद ले सकता है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, किसी के दबाव में यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए जैसे कि आपने जहाँ भी फैक्ट बनाए होंगे इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आपने नोट्स बनाए होंगे, यदि इनमें से आपको कोई फैक्ट यदि आपने नहीं लिखा है तो इसमें से आप लिख सकते हैं। और आगे हमारे आयोग की सीरीज चलती रहेगी और साथ में हम सूचना और संचार के भी नोट्स बना रहे हैं, तो उन्हें भी जल्दी यहाँ पर फैक्ट वाइज ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है आप ये बता सकते हो। और इसमें देखिए इसमें आज मैंने पूरा ध्यान रखा है, इसमें आपको एक भी मिस्टेक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और आगे भी हम जितने भी आयोग बनाएंगे तो उसमें भी अब सारे यहाँ पर एक एक फैक्ट को बिल्कुल चेक करके ही यहाँ पर उन्हें टाइप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।